आज के इस प्रीमियम विश्लेषण में स्वागत है। आज एक बहुत ही शानदार तकनीकी सफर की शुरुआत होने जा रही है। इस विश्लेषण में डीसी मोटर्स के पूरे आंतरिक तंत्र को पूरी गहराई के साथ समझा जाएगा। यह कोई साधारण ओवरव्यू नहीं है। 3D एनिमेशन और कॉन्सेप्ट्स के जरिए हर एक छोटी से छोटी डिटेल को डिकोड किया जाएगा ताकि कोई भी टेक्निकल पॉइंट छूट ना जाए। तो बिना देर किए चलिए इस बेहतरीन मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस डिटेल्ड रोड मैप पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। डीसी मोटर्स के बेसिक परिचय और फिजिकल स्ट्रक्चर से लेकर बैक ईएमएफ के मैथ्स, मोटर्स के प्रकार, उनके स्पीड कंट्रोल और आखिर में उनके रियल वर्ल्ड उपयोग तक हर एक कॉन्सेप्ट को सिस्टम के हिसाब से कवर किया जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, डीसी मोटर्स का परिचय। आखिर इन भारी भरकम मशीनों का मेन पर्पस होता क्या है? बेसिक लेवल पर अगर देखा जाए तो डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है जो डायरेक्ट करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। कमाल की बात यह है कि इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल किसी डीसी जनरेटर जैसा ही होता है, बस एनर्जी का फ्लो थोड़ा उल्टा होता है। अपनी जबरदस्त टॉर्क और स्पीड कंट्रोल के चलते आज भी वायर ड्राइंग इंडस्ट्री और भारी ट्रैक्शन सिस्टम पूरी तरह इसी तकनीक पर निर्भर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मशीनें इंडस्ट्रियल दुनिया की असली रीढ़ की हड्डी हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, कार्य सिद्धांत और संरचना। चलिए उस कोर फिजिक्स को समझते हैं जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्चुअल फिजिकल मोशन में बदलती है। इस 3D स्ट्रक्चर में उस फंडामेंटल फिजिक्स को लाइव काम करते हुए देखा जा सकता है। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को दो मैग्नेट्स के बीच एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक इनविजिबल फोर्स लगने लगता है। ये फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पर धकेलता है, और यही वो पॉइंट है जहां से फिजिकल मोशन का जन्म होता है। और यही सीधा फोर्स एक बहुत ही लाजवाब तरीके से कंटिन्यूअस रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस इस आर्मेचर लूप को क्रॉस करती हैं, लूप के दोनों किनारों पर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगता है। एक हिस्सा ऊपर की तरफ धकेला जाता है और दूसरा नीचे की तरफ। ये पुश और पुल लूप को घूमने पे मजबूर कर देता है, जिससे वो रोटेशनल फोर्स या टॉर्क पैदा होता है जो मोटर को लगातार घुमाता रहता है। अंदर की डायनामिक्स को और डिटेल में देखने पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन नजर आता है। मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रही होती है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। ये सिर्फ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बैक ईएमएफ मोटर के लिए एक इनबिल्ट नेचुरल गवर्नर की तरह काम करता है, जो करंट को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने से रोकता है। स्पीड को कंट्रोल करने का ये एक बहुत ही शानदार और जरूरी मैकेनिज्म है। तो अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, बैक ईएमएफ और टॉर्क। अब इस मशीन के कोर मैथमेटिकल इंजन को डिकोड करते हैं, क्योंकि बिना मैथ्स के फिजिक्स अधूरी है। यहाँ बैक ईएमएफ यानी ईबी की मेन इक्वेशन देखी जा सकती है। ये आर्मेचर कंडक्टर्स, स्पीड, पोल्स और फ्लक्स से मिलकर बनती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो है इनका बैलेंस। मोटर की स्पीड सीधे तौर पर बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होती हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। मोटर लगातार खुद को इस जनरेट हुए बैक ईएमएफ और फ्लक्स के बीच बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है। और जब बात पुलिंग पावर या मैकेनिकल ताकत की आती है तो आर्मेचर टॉर्क की ये इक्वेशन सामने आती है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि टॉर्क मुख्य रूप से आर्मेचर करंट और फ्लक्स पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट और फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा रोटेशनल फोर्स मिलेगा, और जब इस टॉर्क को मोटर की एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तब टोटल जनरेटेड पावर निकल कर आती है। यही इक्वेशंस डिसाइड करती हैं कि एक मोटर कितना भारी काम कर सकती है। चलिए अब देखते हैं भाग 4, डीसी मोटर्स के प्रकार। इंटरनल वायरिंग के आधार पर ये मोटर्स एक दूसरे से कितनी अलग होती हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। इस 3D लेआउट में डीसी मोटर का पूरा फैमिली ट्री बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मेन कैटेगरीज 2 हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। इंडस्ट्रियल दुनिया में सेल्फ एक्साइटेड मोटर्स का काफ़ी बड़ा दबदबा है, जिन्हें उनकी फील्ड वायरिंग के आधार पर सीरीज, शंट और कंपाउंड मोटर्स में बांटा गया है।
अगर इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस का डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो डिफरेंसेस बहुत दिलचस्प हैं। सीरीज मोटर में आर्मेचर और फील्ड सीरीज में जुड़े होते हैं, जो इसको एक अनबिलीवेबल स्टार्टिंग टॉर्क देता है। सोचिए, अपने नॉर्मल फुल लोड का 5 गुना तक। वहीं दूसरी तरफ शंट मोटर में फील्ड पैरेलल जुड़ी होती है, जो इसको एकदम कांस्टेंट स्पीड देती है, चाहे लोड कुछ भी हो। और कंपाउंड मोटर, वो इन दोनों का एक परफेक्ट हाइब्रिड है, जो हाई टॉर्क और कंट्रोल स्पीड दोनों एक ही मशीन में प्रोवाइड करती है। अब आते हैं भाग 5 पर, दिशा और गति नियंत्रण। इन मोटर्स को प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जाता है, चलिए समझते हैं। किसी भी डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को पलटने का रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। या तो फील्ड कनेक्शंस की दिशा बदलनी होगी या फिर आर्मेचर करंट की। लेकिन एक सेकंड, सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों चेंजेस कभी भी एक साथ नहीं किए जाते। अगर दोनों को एक ही वक्त पर बदल दिया जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मोटर उसी सेम डायरेक्शन में घूमती रहेगी। है ना इंटरेस्टिंग? अगर स्पीड को उसकी नॉर्मल वैल्यू से कम करना हो तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड काफी असरदार होता है। इसमें आर्मेचर के पैरेलल एक वेरिएबल रेसिस्टर यानी डाइवर्टर जोड़ दिया जाता है। ये एक बाईपास वॉल्व की तरह एक्ट करता है, जो मेन आर्मेचर करंट के एक हिस्से को अपनी तरफ खींच लेता है। आर्मेचर में करंट कम होने की वजह से टॉर्क घट जाता है और ऑटोमेटिकली मोटर की स्पीड कम हो जाती है। और अब आखिरी सेक्शन, भाग 6, विशेषताएं और उपयोग। रियल वर्ल्ड के भारी फिजिकल स्ट्रेस के अंडर ये मशीनें कैसा परफॉर्म करती हैं? इस ग्राफ पर शंट मोटर के स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक पर अगर नजर डाली जाए तो एक दिलचस्प बात समझ आती है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ये कर्व कितना फ्लैट है। इसका मतलब साफ है, चाहे मशीन पर कोई लोड ना हो या फिर उस पर फुल लोड डाल दिया जाए, उसकी स्पीड में बस एक मामूली सी गिरावट आती है। इसी वजह से इसको कांस्टेंट स्पीड मशीन कहा जाता है। ऐसी जगहों पर जहां स्पीड में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन नुकसान कर सकता है, वहां शंट मोटर्स का ही इस्तेमाल होता है। ये कंपैरिजन ग्राफ तीनों मोटर्स के बिहेवियर का एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है, सीरीज मोटर की स्पीड एकदम से नीचे गिरती है। उसके ठीक ऑपोजिट शंट मोटर की लाइन लगातार स्टेबल रहती है और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाती है कंपाउंड मोटर की लाइन, जो भारी लोड उठाने की ताकत भी दिखाती है और स्पीड को बहुत ज्यादा गिरने से भी रोकती है। तो इन सभी डेटा पॉइंट्स को अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सीरीज मोटर्स वहां यूज होती हैं जहां हैवी ट्रैक्शन, क्रेन या हॉइस्ट्स के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है। शंट मोटर्स उन फैक्ट्रीज के लिए आइडियल हैं जहां एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए। लेकिन इन सभी कॉम्प्लेक्स मशीन्स के मेंटेनेंस का एक सख्त रूल है। क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन द्वारा इनकी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए और साल में कम से कम एक बार मशीन का पूरा ओवरहॉल होना जरूरी है, ताकि कोई डिटेल न छूटे और परफॉर्मेंस प्रीमियम बनी रहे। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग प्रैक्टिकल सिनारियो पर सोचते हैं। अगर मोटर चल रही है और अचानक से लाइन वोल्टेज अपने नॉर्मल लेवल से नीचे गिर जाए तो स्टार्टर सर्किट की होल्डिंग कॉइल का क्या होता है? होता यह है कि उसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन तुरंत कम हो जाता है और एक स्प्रिंग इंस्टेंटली स्टार्टर हैंडल को खींचकर वापस सेफ ऑफ पोजीशन में ले आती है। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि इन भारी भरकम मशीनों में सेफ्टी मैकेनिज्म्स कितने शानदार और ऑटोमेटेड होते हैं। और इसी आखिरी पॉइंट के साथ डीसी मोटर की इंटरनल वर्किंग का ये 3D टेक्निकल विश्लेषण यहीं पूरा होता है। उम्मीद है इन मैकेनिकल सिस्टम्स की गहराई समझने में उतना ही मजा आया होगा जितना हमें इसको पेश करने में।